हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से रिलेटेड इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अच्छे स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े। आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विषय में पढ़ा जाएगा। तो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये चैप्टर हो जाएगा। इसमें दूसरा प्रश्न जो बनता है डेरिवेशन का, तो क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये प्रश्न है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। सॉल्यूशन दिया जाएगा इसमें। इसके लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल तैयार किया जाए। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये माइनस क्यू आवेश, यहाँ प्लस क्यू आवेश, ये बिंदु ए बी, बीच की दूरी होती है 2L, ये इसका मिडिल पॉइंट होगा। इसके निरक्षीय स्थिति का मतलब हो गया ये अक्ष हो जाएगा इसका, और इसके लंबवत, अक्ष के लंबवत इसको बिंदु O कर लिया जाए। इससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु ले लिया जाए P, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इस डाइपोल के निरक्षीय स्थिति अर्थात अक्ष के लंबवत और डाइपोल के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा ये निरक्ष होती है। इसको जो निरक्षीय स्थिति है इसको द्विभाजक भी बोलते हैं। यानी इन दोनों आयसों को मिलाने वाली जो रेखा है इसके लंबवत एक रेखा खींचा जाए जो इसको दो बराबर भागों में बांटती हो, तो द्विभाजक रेखा होगी जिसको निरक्षीय स्थिति कहा गया है। तो ये हम समझ लिए कि निरक्षीय स्थिति क्या होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस P पर माइनस और प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, जैसा कि पिछले डेरिवेशन में बताया गया था। इसके लिए हमको चार्ज और डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 2L है, तो ये हो जाएगा L और ये भी हो जाएगा L। अब इस आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये डिस्टेंस हो जा रहा है, एक डिस्टेंस ये होगा, ये 90 डिग्री है, तो ये लंब आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो ये कण जो है AP जो कण होगा वो क्या हो जाएगा, √r² प्लस L², और यहाँ BP जो होगा ये भी होगा √r² प्लस L²। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख दे रहे हैं r² प्लस L²। अब माइनस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ लिखा जाएगा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र
की तीव्रता E1 इक्वल 1/4πε0 के क्यू बटा इनकी दूरी का वर्ग AP का स्क्वायर, AP बराबर √r² प्लस L², तो इसका हो जाएगा √r² प्लस L² का वर्ग। इसकी दिशा देखिए, इसके कारण यहाँ वैल्यू छेद तीव्रता की दिशा इधर होगी, इधर जो है इसकी दिशा हो जाएगी, इसको हम लिख रहे हैं E1, और प्लस क्यू आवेश के कारण P पर वैल्यू छेद तीव्रता की दिशा इधर होगी, जो हो जाएगी क्या E2। ठीक है, अब इसकी दिशा E1 की दिशा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है तो इसका रिजल्ट इसका डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि वैल्यू छेद तीव्रता सदिश राशि है, तो परिमाण के साथ दिशा की जरूरत है, क्योंकि बिंदु P पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, -q और +q दोनों के कारण, जो E1 और E2 है, तो इनका रिजल्टेंट निकालना होगा, तब डाइपोल के कारण P पर वैल्यू छेद तीव्रता ज्ञात होगा। तो इसकी दिशा लिख लेते हैं हम लोग, इसकी दिशा P से A की ओर है, दिशा P से A की ओर। अब इसी तरह से प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 Q बटा √r² प्लस L² होल का वर्ग। इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा B से P की ओर, B से P की ओर। E1 E2 हो गया। अब हमें निकालना है डाइपोल के कारण P पर वैल्यू छेद तीव्रता। अब यहाँ पे एक चीज समझ लें कि जैसे ये बिंदु P पर दो वैद्युत क्षेत्र है, तो इसका परिणाम इधर होगा, ये परिणामी ही डाइपोल के कारण वैद्युत छेद तीव्रता होगी, अर्थात E1 और E2 का रिजल्टेंट यहाँ होगा। अब इसको ज्ञात करने के लिए ये मान लिया जाएगा थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा। कारण बता दिया जाए, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इसका रीजन देखिए, यह दूरी बराबर है, यानी इस त्रिभुज APB में AP BP के बराबर हो गया, तो बराबर भुजा के समकोण बराबर होते हैं, तो ये थीटा मानेंगे तो ये भी थीटा होगा, और ये 90 डिग्री, ये थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, और जब ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, वैसे भी ये इसके बराबर है तो ये थीटा हो गया, यह इसके बराबर हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज्यामिति से ये थीटा हो रहा है, ये भी थीटा होगा, इस कोण के बराबर होगा। अब इस बिंदु पर एक रेखा खींच लिया जाए, ऐसे इस पे एक बिंदु ले लिया जाए, इस पर एक वैद्युत छेद की तीव्रता E2 इधर है और E1 इधर है, और ये वैद्युत छेद, परिणामी वैद्युत छेद की तीव्रता होगा, इस दिशा में काम करेगा, तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। E1 के दो कंपोनेंट्स होंगे, यह कि थीटा कोण पर है तो इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होगा और इधर होगा वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो होगा वो E1 cos थीटा हो जाएगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा E1 sin थीटा होगा। इसी तरह से E2 के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, तो ये हो जाएगा E2 cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट्स E2 sin थीटा, ये दो कंपोनेंट्स होंगे। अब देखिए यहाँ पे E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड है,
ये दोनों सेम है। जब ये सेम होगा तो यहाँ पे दोनों का योग, वेक्टर योग करेंगे तो बराबर और विपरीत है, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, अर्थात वर्टिकल कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट शून्य हो जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों जुड़ जाएगा। तो इन दोनों E1 E2 का रिजल्टेंट डायपोल के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कि डायपोल के कारण अर्थात वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर E1 E2 व E2 का क्षैतिज घटक का योगफल। तो इसमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? E1 और E2 का क्षैतिज घटक का योगफल है क्या? अब इसकी तीव्रता को अर्थात E इक्वल E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 E2 का मान रखा जाए यहाँ से, E1 का मान यहाँ से, E2 का मान यहाँ से, तो यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर से कर्ण खत्म हो जाएगा, इतना आ जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ cos थीटा होगा, cos थीटा प्लस E2 का मान रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना होगा यहाँ पे छूटा हुआ है K, ठीक है, तो यहाँ भी K रखना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, यहाँ भी K यूज कर लिया जाएगा। बताया गया कि डायपोल ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युत नियतांक K छूट गया था यहाँ पे, तो K यहाँ यूज कर लिया जाएगा, यहाँ K हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, और Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। देखिए ये दोनों जो है सेम वैल्यू है, तो एक ही राशि जो है दो बार आ रहा है, जुड़ जाएगा, तो यह रिजल्ट में आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब इसको लिख दे रहे हैं 2Q, ये Q जुड़ जाए, 2Q अपन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, यह E का मान हो जाएगा। अब cos थीटा का मान निकाल लिया जाए यहाँ से, तो देखिए यहाँ त्रिभुज ये लिखेंगे, त्रिभुज AOP में या APO में क्या होगा, ये cos थीटा लेंगे तो cos थीटा बराबर आधार बटा कोण, आधार L है और कोण है √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर 1/2, इतना लिख सकते हैं कर्णी का वैल्यू। अब ये cos थीटा का मान यहाँ रख दिया जाएगा, तो E का मान हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2Q अपन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L अपन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर 1/2। अब यहाँ दो चीजें ध्यान में रखना होगा, Q इंटू 2L, और ये एक स्टेप और लिखते हैं E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिखें Q इंटू 2L अपन इसका घात 1, इसका 1/2, ये दोनों समान है, यानी आधार समान होता है तो गुणा में घात जुड़ जाता है,
तो यहाँ लिखा जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब यहाँ दो चीजें लिखा जाएगा, एक तो Q इंटू 2L इक्वल P होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, तो इसका गुणनफल P हो जाएगा। दूसरा यह है, बताया गया था पिछले क्लास में भी, पिछला डेरिवेशन जो किया गया था उसमें बताया गया था कि ये दोनों आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, अर्थात L का मान काफी छोटा होता है R के तुलना में। ठीक है, तो हम लिखेंगे दो चीजें कि चूंकि L इज लेस देन R, तो ये क्या इंप्लाई करेगी, L स्क्वायर इज वेरी लेस देन R स्क्वायर। L स्क्वायर को R स्क्वायर के तुलना में छोड़ देंगे और क्या होगा, एंड Q इंटू 2L इक्वल P। ये दोनों चीजें जब इसमें रखा जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान, यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर। देखिए L स्क्वायर छोड़ देंगे तो R स्क्वायर का घात, यहाँ लिख दे रहे हैं, समझ लीजिए R का स्क्वायर का घात 3/2, इससे कट जाएगा तो R क्यूब आ जाएगा। R क्यूब, यहाँ के छूट रहा है, यहाँ भी के छूट गया है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब इसमें यदि यह डाइपोल ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक यह k है, अब यहाँ कहेंगे कि यह y और निर्वात में स्थित है, तो यदि डाइपोल y अथवा निर्वात में है तो k का मान होगा 1। तो यदि k बराबर 1 तब क्या हो जाएगा, E का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R क्यूब, ये आएगा रिजल्ट। ठीक है, k का वैल्यू 1 रख देंगे, ये वो रह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R क्यूब। तो ये आपका रिजल्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो इसमें समझने योग्य क्या है, ये पॉइंट दोनों बिंदु आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखा गया था, पिछले डेरिवेशन में भी, इसमें भी लिखा गया है। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा जो यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद मान रख हल करना है, बाकी सारा चीज कैलकुलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को समझाया गया है कि ये जो है समांतर चतुर्भुज के नियम से ही बनाया गया है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के नियम से कि किसी भी बिंदु पर दो या दो से अधिक वेक्टर काम कर रहे हो तो उसका परिणाम ही जो है हम समांतर चतुर्भुज के नियम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आप 11वीं क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, तो इस चीज को समझना यहाँ आवश्यक था, बाकी तो जैसे वो सेम चल रहा है उसमें दिक्कत नहीं होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग तीसरा डेरिवेशन, जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाया जाए तो घुमाने में कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो चूंकि कार्य तो नहीं कैलकुलेट किया जाएगा, उस पर कितना फोर्स ऑफ टार्क्यू काम करेगा, बलाघूर्ण कितना काम करेगा, ये कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तब तक इस डेरिवेशन को जैसे लिखा गया ऐसे आप एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, सोल्यूशन में आप यहाँ से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, यहाँ से जो भी सॉर्ट आउट करना है, लेकिन इसमें स्टेप इतने सॉर्ट आउट किए गए हैं, आपको इतना लिखना ही होगा। ठीक है, तब तक आप लोग बढ़िया से इसको रिवीजन करिए। धन्यवाद।